गया में लोकसभा चुनाव का प्रचार अब अंतिम पायदान पर है। एनडीए पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी एवं शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हरिपरपन्ना जी ने एनडीए को साथ दिया है। ऐसे में क्या कुछ बात हुई हमारे संवाददाता रंजित मिश्रा से। चलिए सीधे से हम पहले मुद्दा पे आते हैं। चलिए, हार्दिक आभार आपका और स्वागत है। सर, एनडीए को समर्थन दिए हैं, क्या वजह रहा है कि आखिर एनडीए को समर्थन दिए हैं? देखिए, ऐसे तो सबसे बड़ी बात कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल काल स्वयंसेवक हूँ, इसलिए हम तो एनडीए को ही समर्थन देंगे क्योंकि उसी विचारधारा में हम रहे हैं, उसी विचारधारा का प्रशिक्षण मुझे मिला है। दूसरी बात, हम शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी हैं। यह समझने की चीज़ है। कौवा कान लेके चला गया तो पहले कान देखेंगे, कौवा को नहीं देखेंगे। जो माहौल हम देश का और दुनिया का दोनों देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हर चीज़ दिखता है, हर चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया सुन लिया उसी पे हम डिबेट कर रहे हैं। 10 साल पहले का भारत और इस 10 साल का भारत, 2014 से 2024 का भारत और 2014 से पहले का भारत, एक गोल्डन पीरियड आया था जब हमारे वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद लगा कि अब चलेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ हैं इस देश में, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे लोगों को समझना या भ्रम पैदा करना या जात पात धर्म क्षेत्रवाद, इतना तरह का मुद्दा यहाँ छाया हमेशा रहता है कि जिससे ऐसा लगता है कि इस देश का विकास की बात कम है और दिग्भ्रमित ज़्यादा है लोग। तो एनडीए कम से कम एक चीज़ है कि जब भी बात करता है वो राष्ट्र की बात करता है, वो राष्ट्र निर्माण की बात करता है, व्यक्ति निर्माण की बात करता है। वह जात पात की तो बात करता ही नहीं है। किसी खास जात का आपका विकास होगा तो किसी एक जात के विकास हो जाने से क्या देश का विकास हो जाएगा? जब सभी लोगों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे हो सकता है? एक सवाल है सर, लेकिन कड़वा है। लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का मुहर है, इसलिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं मांझी जी को। गया के लोग तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो 9 महीने में उन्होंने गया के लिए जो किया और करने का जो संकल्प लिया और जो योजनाएं उन्होंने पास करा दिया, वह तो उस समय की तत्कालीन सरकार करवा ही नहीं पाई, ईर्ष्या और जलन के कारण कि मांझी जी इतना लोकप्रिय होते जा रहे हैं कि अगर करा देंगे तो फिर हमसे बड़ा नेता मांझी जी हो जाएंगे। यह थोड़ा कड़वा सच, जैसे कड़वा प्रश्न आपका था वैसे ही कड़वा जवाब भी मेरा है कि हो सकता है कि उस समय के जो नेता रहे हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, मेरे गठबंधन में भी है, उनको भी खराब लग रहा होगा सुन के, लेकिन सच्चाई थी। जैसे कुछ लोगों ने सिर्फ नालंदा को समझा, राजगीर को समझा, मांझी जी तो सिर्फ गया को समझे और पूरे बिहार के साथ साथ जो गया का विकास उन्होंने किया 9 महीने में, और गया के विकास के लिए जो खांचा खींचा उन्होंने, जो लाइन लंबा लकीर खींचा, वह तो अभी ना उसके पहले कभी हुआ और ना अभी कभी हुआ। विकास तो भाई जी बोधगया का होना चाहिए था। ये भी सवाल उठ रहा है कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अंतिम अवस्था में इस तरह की भी बात उठ रही है। देखिए, मांझी जी से जो मिले हैं या बात किए हैं, उसे ऐसा लगता है कि वृद्ध हैं। वृद्ध तो आदमी दिमाग से होता है, शरीर से होता है। और आप देख रहे हैं कि इधर के युवा लोग अगर दिन भर पदयात्रा करेंगे चुनावी में, एक गली उधर वहाँ, तो 2-4 घंटे में थक जाते हैं। मांझी जी तो सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात के 11 बजे लौटते हैं और लगते हैं कि वही ऊर्जा उनमें अंतिम तक शाम तक है जो ऊर्जा सुबह में निकले थे वो। और एक भी आवाज़, एक भी बात उनका कहीं स्लिप कर रहा है? कितने वह मैच्योर्ड ब्रेन के हैं, कितना दिमागी तौर पे वो मजबूत हैं, यह तो झलकता है मांझी से मिलने और देखने के बाद। इसलिए इस अवस्था में पहली बात तो सुन लीजिए, सौभाग्यशाली हैं गया के लोग जो पहली बार ऐसा सांसद गया को मिलने जा रहे हैं जो सीधा जब चाहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तो 1-2 दिन समय लेके वो आदरणीय प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं और गया की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। पहले कोई सांसद ऐसा थे जिनकी क्षमता ऐसी थी कि वह प्रधानमंत्री से बात कर लें, मुख्यमंत्री से बात कर लें। दूसरी बात, लोकसभा में जब लोकसभा का कार्यकाल चलता है, टीवी पे हम लोग बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुनते हैं, बड़ा मन खुश होता है सुन के कि हमारी समस्याओं पे बात कर रहे हैं। कभी गया के सांसद का बोलते हुए आपने देखा है? शायद 2-4 सेकंड 5 साल में कभी सुने होंगे, लेकिन मांझी जी आपको दिखेंगे यहाँ की समस्याओं को रखते हुए, बोलते हुए, क्योंकि वह बहुत
उनके पास 45 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रहा है, राजनीतिक अनुभव रहा है। वह आज के 50 साल और 55 साल पहले के स्नातक हैं। तो सोच सकते हैं कितना पढ़े लिखे, कितना मैच्योर्ड, कितना एक्सपीरियंस्ड। तो और क्या चाहिए गया के लोगों को। लोग विपक्ष तेजस्वी का एक बयान आया है नवादा रैली के बाद कि नीतीश चाचा जी को चंगुल में कर लिए हैं बीजेपी वाले। तो ये 5 साल का राजनीतिक में क्या लगता है कि ये किस तरह का चंगुल हो पाएगा संभव? देखिए, नीतीश जी से सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ कोई मिला है आज तक? 20 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री हैं वो। और क्या 2005 के पहले बिहार का क्या हाल था? अरे तेजस्वी जी तो अनुकंपा का जीवन जी रहे हैं। लालू जी का जात पात करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके, बेवकूफ़ बना के हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन अभी वो भी अब जागरूक हो गए हैं। अल्पसंख्यक भाई बहन भी अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, और यादव भाई बहन भी इधर होने वाले नहीं हैं। आपको हम बता दें कि क्या कोई यादव परिवार का लड़का बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है आरजेडी से? हमको कोई बता दे। ऐसी गारंटी अगर लालू परिवार दे दें तो मैं भी उनका समर्थन करूंगा। असंभव है। जब भी मुख्यमंत्री की बात आएगी, उप मुख्यमंत्री की बात आएगी, तो तेजस्वी यादव का ही नाम आएगा। लेकिन भाजपा में यादव परिवार का लड़का बिहार में भी मुख्यमंत्री बन सकता है, भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। इसका उदाहरण तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। इसके बाद भी कुछ कहने सुनने का बच गया है। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, क्या बुड़बक बनाएंगे? यह सब बेकार की बातें हैं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। और अब दिग्भ्रमित कोई होने वाला नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे भारत की जनता है, और सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जाति पाति के लोग हैं। यही तो हम बोले कि उन्होंने लकीर खींचा, जात पात को खत्म किया, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की बात अब होती है। कहाँ 370 कल्पना किए थे कि कश्मीर में 370 हट पाएगा, 35 से हट पाएगा? परिवार की बात करते हैं कि ये परिवारवाद हो गए हैं। कौन परिवारवाद हो गए? मांझी जी या फिर मोदी जी, जो भी हैं ऐसे परिवार। अगर मोदी जी परिवारवाद हैं तो उदाहरण दीजिए, मोदी जी का कौन परिवार राजनीति में है? मोदी जी किसके लिए क्या कर रहे हैं? उनका तो पूरा अगर 140 करोड़ की जनता है वो उनका परिवार है। मोदी जी का किसी परिवार का नाम बताइए जिसको लाभ पहुंचाए हो। ये तो बेकार की बातें हैं। ये तो कुछ नहीं मिल रहा है तो अंगूर खट्टे हैं, जो मन में आया बोल दिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में भारत नहीं, विश्व का कोई लीडर नहीं है। और आने वाले दिनों में आप बताइए, भारत का सोना गिरवी रखा गया था, यह समाचार सुने थे कि नहीं सुने थे? आवाज हम आर्थिक रूप से 5वां विश्व में 5वां स्थिति हमारा है, 5th पोजीशन पे इकोनॉमिक रूप से हम मजबूत हो गए। कोरोना के बाद बहुत सारे देश हिल गए, बहुत सारे देशों का वित्तीय स्थिति गिर गया, लेकिन हम उतना ही तेजी से मजबूत हुए। यह मोदी जी का देन है। अच्छा, बीते हुए 33 साल की बात करते हैं। सर्वजीत जी के पिताजी भी चुनाव लड़े थे और मांझी जी भी, दोनों का एक साथ चुनाव था। मांझी जी हार गए थे। क्या लगता है इस बार अबरी बाप बेटे में अबरी लड़ाई हो रही है? देखिए, अब राजेश जी उस समय का तो बोले ना, माहौल 90 से 2005 वाला था। लोग दिग्भ्रमित थे, जात पात पे बटे हुए थे, लोग का सोच थोड़ा संकुचित था। अब हमारे सब युवा वर्ग हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की 65% आबादी युवाओं की है। और यह युवा वर्ग अब जो है ना, पहले लालू जी क्या करते थे? तेल पिलावन रैली, लाठी घुमावन रैली। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब रैली होगा, लैपटॉप चलावन रैली होगा। अब हमारे यादव के बच्चे लैपटॉप चलाते हैं, हमारे अल्पसंख्यक के बच्चे लैपटॉप चलाते हैं। वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एम्स में मिलेंगे, IAS में मिलेंगे। तो अब वो समझते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, भारत को क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका ज्ञान उनको हो गया है। इसलिए वह अब राजेश कुमार वाला दौर नहीं है, लालू यादव वाला दौर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी वाला दौर है। मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी जी कम से कम 2 लाख के अंतर से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं, मिनिमम 2 लाख। कोई लड़ाई में नहीं है। अब तो भाई राजनीति है, चुनाव है, तो एक पक्ष इधर एक पक्ष उधर तो होगा ही। लोग आएंगे ही, लोग जाएंगे ही, प्रचार के लिए भी लोग आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता समझ चुकी है। और कोई जाति पाति का बंधन नहीं है। MY समीकरण उनका बिखर चुका है। वहाँ का वोट यहाँ आ रहा है, हमारा वोट तो छोड़ दीजिए, हमारा वोट तो है ही, उनका वोट पूरा यहाँ आ रहा है। और पूरे बहुमत से हमको तो लगता है कि आंकड़ा गलत भाजपा लोगों ने जोड़ा है कि 400 पार, कहीं 500 पार न हो जाए, जो स्थिति है। सर, इस पर एक सवाल, विपक्ष कह रही है कि 400 पार होगा तो लोकतंत्र से राजतंत्र आ जाएगा, इस पर क्या कहना है सर? जब राजीव गांधी की सरकार आई थी 84 में, आदरणीय इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद, तब क्या हुआ था?
यह सोचने वाली बात है ना। विपक्ष का मतलब क्या होता है? नकारात्मक बातें करना। विपक्ष का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान जिंदाबाद करना। विपक्ष का मतलब क्या होता है कि 370 जब हट रहा हो तो उसका विरोध करना, राम मंदिर बन रहा है उसका विरोध करना। विपक्ष का काम होता है सकारात्मक बातें रखना, जनता के हित की बातें करना। विपक्ष का मतलब यह नहीं ना हुआ। मेरा कहना है कि आप बताइए, जब धारा 370 हटाने की बात हो रही थी तो लोकसभा में कौन पार्टी विरोध किया? ये राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था, उसका मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम था, शुभारंभ कार्यक्रम था, तो आप देखें विपक्ष ने मंदिर में जाने से मना कर दिया। तो क्या इस देश सनातन का नहीं है? तो सनातन कहाँ जाएंगे? अगर भारत में सनातन नहीं रहेंगे, राम की पूजा नहीं करेंगे, तो क्या पाकिस्तान में पूजा करेंगे? चाइना में पूजा करेंगे? कहाँ करेंगे वो? तो हमको तो समझ में नहीं आता कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट लेने की राजनीति में ये कहाँ तक गिरेगा और कहाँ तक नाश करेगा। विपक्ष ये भी कहता है कि 20 साल जो बीत गया और जो जंगल राज की बात करते हैं वो केवल हमको बदनाम करने के लिए किया जाता है। अब देखिए नौजवानों को रोजगार मिल रही है। कौन रोजगार दिए? तेजस्वी यादव जी बात करते हैं कि हम 17 महीना रहे, लेकिन देखिए रोजगार 4 लाख रोजगार तो मिला। रोजगार मिला कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हो गए। रोजगार मिला कि तेज प्रताप यादव उप मंत्री हो गए थे। रोजगार मिला कि अब रोहिणी जी लोकसभा की प्रत्याशी हो गई। रोजगार मिल रहा कि मीसा भारती प्रत्याशी हो गई। बाकी को रोजगार कहाँ मिला? अगर रोजगार पहले भी मिला और आज भी मिला तो नीतीश कुमार जी का देन है वो। अगर सुशासन की सरकार चली तो नीतीश कुमार जी का देन है वो। आप बताइए, अपराध का आंकड़ा 2090 से 2005 तक और जो कुकृत किए हैं, जमीन कब्जा करना, एक कब्जा करना, सस्ता जमीन लिखवा लेना, भगा देना, सब भूल गई है जनता। आवाज नहीं हो रहा था, सरकार बना शुरू हो गया। शिक्षक का जो बहाली होने लगा, जो शिक्षा मंत्री आपके थे वो किस लिए परेशान थे? रुपया लेने के लिए परेशान थे। के पाठक जी ने चलने नहीं दिया। नीतीश कुमार जी को सूचना मिलने लगी कि सब विभाग से पैसा लिया जा रहा है, तब ना सरकार से गठबंधन तोड़े वो, कि फिर भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है लोग। अंदर की बात तो यही ना है कि जब सरकार बनी तो हुआ कि सब ठीक रहेगा, लेकिन कहाँ ठीक था सर? नहीं ठीक था। पता कीजिए, नीतीश कुमार जी का जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे। वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। उनके शरीर पे कोई दाग ही नहीं लगा बदनामी का आज तक, और लगने भी नहीं देंगे, क्योंकि वह भी नरेंद्र मोदी जी की तरह परिवारवाद के विरोध है। उनका बेटा तो है, कहाँ राजनीति में लाए? 1 मिनट में चाहते वह मंत्री बन जाता, 1 मिनट में चाहते वो राज्यसभा सदस्य हो जाते, लोकसभा नालंदे से हो जाते। कहाँ वो बोले? कोई नहीं। तो समाजवाद के बड़ा उदाहरण तो नीतीश जी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जनता के लिए सोचते हैं, जनता के लिए करते हैं। लालू उलू जी को बोलने का अधिकार है। अब तो बात है कि राजनीति में है, लोकतंत्र में, वही लोकतंत्र का पावर है कि बोलने का अधिकार मिल गया है। बलना तो जो कुकृत्य किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, वो लोग बोलने के लायक भी नहीं है। मांझी जी राम का विरोध किया और राम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं जी। देखिए, मांझी जी ने राम का विरोध नहीं किया, पहली बात तो समझने का चीज़ है। दूसरा, मान लिया, हम उस पर बहुत डिबेट करना नहीं चाहते हैं, राम मंदिर में शरणागत कौन हुए? राम मंदिर में दर्शन करने, पूजा करने कौन गए? आदरणीय मांझी जी गए कि नहीं गए? तो जो रामायण के ज्ञाता हैं, जो सनातन के ज्ञाता हैं, थोड़ा पढ़े राम का चरित्र। भगवान राम ने कहा कि शरणागत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। अगर कोई शरण में मेरा आ जाए और उसको माफ नहीं किए तो फिर इसका मतलब आप में वह क्षमता नहीं है, आप धर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी भगवान राम के दरबार में गए, राम के दरबार में जाके भगवान राम की पूजा आराधना किया, वो तो दिखा दिया। अगर वह नहीं मानते तो पूजा क्यों करने गए थे? वो पूजा नहीं करते। उनका तस्वीर आपने देखा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता से बिल्कुल हम अपील करेंगे, हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक जोगी के रूप में देश में आए हैं। हम लोगों के लिए समझिए कि भगवान का अवतार के रूप में आए हैं। अगर देश के लिए कोई आदमी पल पल सोचता हो, जिसका पूरा जीवन समर्पित हो, जैसे दधीची का नाम सुनते थे कि उन्होंने देव और दानव का झगड़ा हुआ था तो देवताओं के लिए, दानवों का नाश करने के लिए अपना शरीर दे दिया था, और उसी के शरीर उन्हीं के हड्डी से वज्र बना था जो इंद्र उसका इस्तेमाल किए थे और दानवों का नाश किए थे। तो नरेंद्र मोदी जी दधीची की तरह अपना जीवन दान कर चुके हैं कि हम जनता के लिए रहेंगे, भारत के लिए रहेंगे, भारत की खोई हुई अस्मिता और गौरव को फिर से हम बहाल करेंगे। तो हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि छोटी छोटी बातों में नहीं आए, भ्रांतियों में नहीं आए। हमारे यहाँ आए कि नहीं आए, मांझी जी क्या बोले, वो सब भूल जाना है। नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और उसके लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के वोट देना है। अगर हमारे घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य का वोट पड़ना चाहिए। यह नहीं कि 2 दे दिए कि जीत ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है।
जीत ही नहीं रहे हैं, हमको भारी मतों से जिताना है, यह दिखाना है। तो अगर आपके परिवार के लोग कहीं आसपास, मान कोई पटना है, कोई बाहर हैं, तो उनको बुलाने का प्रयास कीजिए। 19 अप्रैल को वो लोग आके और अपना बहुमूल्य वोट दे के और भारी मतों से मांझी जी को जिताएं और मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। मांझी जी से ही गया की उम्मीद है, मांझी जी ही गया का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, यहाँ भी सरकार, राज्य में भी उनके संतोष मांझी जी हैं, उनका गठबंधन है, और मांझी जी केंद्र में भी हैं। तो केंद्र में भी वो रहेंगे, राज्य में भी रहेंगे, तो दोनों का मिलके बिहार का विकास और भारत का विकास तो होगा ही, गया का विकास बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मेरा एकदम बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग एक वोट भी मिस नहीं करें और उनको वोट दें। मैं हरिप्रपन्न सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ऐसे शिक्षाविद हूँ, बहुत सारे शिक्षण संस्थान का मैं चेयरमैन हूँ। कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, स्कूल है शांति निकेतन, और लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैं शुरू से राष्ट्रीय विचारधारा के लिए काम करते रहा हूँ। मैं न तो मेरा कोई पद है, न कोई मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, न मैं कोई संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए हमेशा अपने से काम करता रहा हूँ। इसके पहले भी मैं बजरगंज विधानसभा में जो आपके भाजपा विधायक हुए वीरेंद्र सिंह, उनका 2010 में, 15 में, 20 में इलेक्शन एजेंट रहा। आपका एमएलसी में स्नातक चुनाव जो था पटना स्नातक का, उसमें नीरज कुमार जो जदयू प्रवक्ता जिनको आप जानते हैं, उनका मैं नवादा का प्रभारी रहा। उसके अलावा मैं गया में भी जो एनडीए का चुनाव था उसमें आदरणीय प्रेम कुमार जी के लिए काम किया, टेकारी में अनिल कुमार जी के लिए काम किया। मैं हमेशा एनडीए के जिताने के लिए अपनी क्षमता से, अपने समर्थकों से, अपने लोगों के साथ हमेशा काम करता रहता हूं, ताकि हमारा देश मजबूत रहे, हमारा राज्य मजबूत रहे, हमारा शहर मजबूत रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहें, सशंकित नहीं रहें, भयभीत नहीं रहें, और स्वच्छ वातावरण में आने वाला जो पीढ़ी है उसका भविष्य का निर्माण हो सके। जय हिंद।